तो कहानी शुरू होती है तिब्बत की ऊंची पहाड़ियों से, जहां पर हम एक काफी ऊंचाई पर एक बाज को उड़ते हुए देखते हैं। वह एक पत्थर को उठाकर ऊंचाई से छोड़ देता है। इस वजह से एक पेड़ पर जाकर गिरता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। यहीं पर हम कुछ बौद्ध भिक्षुओं को देखते हैं। उन्हें इस पहाड़ी से होते हुए एक लंबी यात्रा पर जाना था। उन्हें एक बौद्ध भिक्षु को जगाने के लिए, जो पिछले 3 सालों से समाधि में होता है। उसका पूरा शरीर अब जकड़ चुका था। उसके बाल और नाखून भी काफी बड़े हो चुके हैं और वह एक भिक्षु बहुत ही धीरे से उसके कानों में कहता है कि तासी, अब समय हो चुका है। इसके बाद वे तासी को नदी के किनारे ले जाते हैं, उसके बाल और नाखून काट देते हैं और वे उसे वहां पर नहलाकर नए वस्त्र पहना देते हैं। तासी को आश्रम में लाया जाता है। तभी तासी की नज़र एक पत्थर पर पड़ती है, जिस पत्थर पर लिखा था कि जल की एक बूंद को कैसे सूखने से रोका जा सकता है। इसके बाद तासी आश्रम में पहुंचता है। तासी के यहाँ आने से लोग काफ़ी खुश होते हैं और तभी हमें पता चलता है कि तासी बचपन से यहीं रहा करता था। दरअसल यही उसका घर था। कुछ वक्त के बाद वहाँ पर एक समारोह आयोजित किया जाता है। तासी को उपाधि दी जाती है। सभी लोग जानते थे कि तासी का भविष्य काफ़ी उज्जवल है, उसे काफ़ी ज्ञान था। लेकिन उस समारोह में नाचते वक्त तासी का ध्यान एक औरत पर चला जाता है, जो कि एक नवजात शिशु को अपना दूध पिला रही थी। तासी का ध्यान उस पर हट नहीं रहा था। तासी के गुरु यह सब देखकर वे समझ जाते हैं, इसीलिए वे तासी को यहाँ से दूर ले जाते हैं और उसे एक गांव के अंदर लेकर जाते हैं, तासी वहाँ खुली हवा में आसानी से सांस ले सके। अगली सुबह यह लोग गांव के जमींदार से पूजा करने के लिए जाते हैं। वहाँ पर तासी को चूड़ियों की आवाज़ सुनाई देती है। चूड़ियों की आवाज़ को सुनकर उसका ध्यान बार बार भटकने लगता है। रात में लोग जमींदार के घर ही ठहर रहे थे। रात में जब तासी सोने जा रहा था तो उसकी मुलाकात होती है जमींदार की बेटी से। जो तासी उसे देखता है तो उसकी नज़रें उससे नहीं हटती हैं। अगली सुबह लोग जाने की तैयारी करने लगे, लेकिन अभी भी तासी का ध्यान प्रेमा पर ही लगा था। वे लोग यहाँ से जा रहे होते हैं। तासी देखता है कि प्रेमा उसे ही देख रही है। यहीं पर याम यांग भी होता है, जो कि प्रेमा का मंगेतर है। रात में सोते समय तासी की जोर जोर से सांस लेने की आवाज़ सुनाई देती है। इन आवाज़ को सुनकर सोमन, जो कि तासी का दोस्त था, वह काफ़ी दुखी होता है। उसने कुछ ऐसा देखा था जिससे कि उसे पता लगा कि उसका दोस्त अब भटक चुका है। इसलिए वह अपने गुरु लामा को यह बात समझाता है। इसके बाद वे तासी को अपने पास बुलाते हैं, उसे एक नक्शा देते हैं और एक जगह पर जाने को बोल देते हैं। तासी के साथ आश्रम का पाला हुआ एक कुत्ता भी जाता है, जिसका नाम काला था। तासी जब पहुंचता है तो उसे एक गुरु मिलते हैं। तासी को चित्र के जरिए वे समझाते हैं कि हमारा शरीर बिल्कुल खोखला है और उसे हमें भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। अगर तुम मुक्ति पाना चाहते हो तो तुम्हें सारे दुख और इच्छाओं का त्याग करना होगा। लेकिन तासी का माइंड अब भटक चुका था, इसके लिए उसे गुरु की कोई बात समझ नहीं आती। अब वह आश्रम पहुंचता है। लामा से कहता है कि भक्ति के मार्ग में मुक्ति है, तो मैं इतना बेचैन क्यों हूँ। तब लामा उसे कहता है कि तुम्हें अपना मार्ग खुद चुनना होगा। जिसके बाद जब वे सो रहे होते हैं तो वह घोड़ा लेकर वहाँ से निकल जाता है। कुछ दूर जाने के बाद वह मुड़कर देखता है, क्योंकि वही उसका घर था। इसके बाद तासी अपना भिक्षु वाला वस्त्र उतार कर साधारण कपड़े पहन लेता है। यह देखकर काला उसकी तरफ भौंकता है, जिससे पता चलता है कि वह उसे नहीं पहचानता और वह तासी को छोड़कर वहां से चला जाता है। तासी यहाँ से जमींदार के घर पहुंचता है और वहां जाकर वह उससे काम मांगता है। जमींदार का नाम तेन होता है, जो कि एक नेक आदमी था, इसीलिए वह तासी को काम पर रख लेता है। अगले दिन से ही तासी बाकी मजदूरों की तरह खेत में काम करना शुरू करता है। दोपहर में तेज की बेटी उसे खाना देने के लिए जाती है। प्रेमा वहां आकर देखती है कि वह नया मजदूर तासी है। वह देखकर प्रेमा को काफ़ी हैरानी हुई और उससे पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। वह कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। अगर तुमने मुझे कल तक नहीं अपनाया तो मैं यहाँ से दूर चला जाऊँगा। इसके बाद शाम को प्रेमा उसके पास आती है, क्योंकि वह तासी को भी पसंद करती थी। इसके बाद वे दोनों वहीं पर इंटीमेट हो जाते हैं। आधी रात को जब वह छुपकर अपने घर में दाखिल हो रही थी,
प्रेमा की माँ उसे देख लेती है और उसके मुंह पर काली पोत देती है। उसकी माँ को यह सब पता चल चुका था कि वह नए मजदूर के साथ थी। इसके बाद जिंग और प्रेमा का मंगेतर वहां आते हैं। थोड़ी देर बाद तेज उसे पहचान लेता है। इसके बाद घर लाकर वे उसके नरम पट्टी करते हैं। उधर लोग जामिया को देखते हैं। प्रेमा का मंगेतर है। दोनों बचपन से एक दूसरे के साथ थे। प्रेमा जामिया को यह बात बताती है कि कल ज्योतिषी को बुलाया गया है और ज्योतिषी जैसा कहेंगे वैसा ही किया जाएगा। अगले दिन ज्योतिषी आकर कहता है कि इसकी शादी अगले महीने की 10 तारीख को होगी। सारे लोग हैरान थे कि प्रेमा की शादी किससे होगी। इसके बाद ज्योतिषी इन लोगों को कहते हैं कि उसकी शादी तासी से होगी, क्योंकि कल रात जामयांग ने ही तासी और प्रेमा के विवाह की बात की थी। यहाँ पर जामयांग अपने प्यार की कुर्बानी दे देता है। प्रेमा उससे कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। वह कहता है कि तुमने ज्योतिषी को क्यों बुलाया था, क्योंकि हमारी शादी तो पहले ही तय हो चुकी थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि कुछ समय बाद ढोल और नगाड़ों से तासी और प्रेमा की शादी करवा दी जाती है और इन दोनों का जीवन काफ़ी अच्छे से बीतने लगता है। फसल की कटाई करने के बाद व्यापारी गांव की फसल को खरीदने आते हैं, लेकिन नाप तोल में तासी को गड़बड़ लगती है। इसके बाद वह तराजू की जांच करता है, लोगों को बताता है कि तराजू सही नहीं है। व्यापारी बहुत नाराज होकर जाते हैं। जमींदार सैनिक तासी से बहुत ही नाराज थे। वे तासी को कहते हैं कि अब हमारा अनाज कौन खरीदेगा। तासी उसे कहता है कि हमारा अनाज हम खुद बाजार में बेचने जाएंगे। अगले ही दिन सफ़र में प्रेमा उन दोनों को खाना बनाती है। तब हम देखते हैं कि प्रेमा प्रेग्नेंट हो चुकी है। लोग सारा सामान लेकर तिब्बत के बाजार में अपना माल बेच देते हैं। अब की बार उन्हें काफ़ी ज़्यादा मुनाफा हुआ। रास्ते में उन लोगों को वही व्यापारी मिलता है। वह दोनों को कहता है कि तुमने मुझसे दुश्मनी मोल लेकर काफ़ी अच्छा नहीं किया। मैं तुमसे सालों से अनाज खरीदता आया हूँ। तुमने एक लड़के के कहने पर मुझे अनाज नहीं दिया। फिर हम देखते हैं कि तासी के आने से पहले ही प्रेमा को दर्द स्टार्ट हो जाता है और उसके घर पर एक नए प्यारे बच्चे का जन्म होता है। इन लोगों ने उस बच्चे का नाम कर्मा रखा था। फिर एक दिन प्रेमा की सहेली, जिसका नाम सुजाता है, नदी के किनारे नहा रही थी। तासी उसे देख रहा होता है। अपनी इच्छाओं को दबा नहीं पाता और वह काफ़ी देर से देखने लगता है। धीरे धीरे वक्त गुजरता है। प्रेमा का बेटा अब कर्मा 5 साल का हो चुका है। इधर यामजांग व्यापारी अपना अनाज बेच रहा था। तभी वापस तासी आता है। वह उसे अनाज बेचने से रोक लेता है। व्यापारी वापस गुस्सा होकर निकल जाते हैं। यामजांग तासी से कहता है कि मुझे तुम्हारी तरह नहीं बनना, मैं वही करूँगा जो हमारे पिता करते आए हैं। उसी रात तासी की फसल में आग लग गई। वे बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलने लगी। कुछ गांव वाले उस आग को बुझाने में हेल्प करते हैं, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। तासी इस बात पर काफ़ी गुस्सा आता है। उसे लगता है यामिया ने ही यह सब किया है, लेकिन जामयांग उस बात पे इनकार कर देता है। कहता है कि मैंने यह सब नहीं किया। फिर उसे व्यापारियों पर शक होता है। इसके बाद वो अपना घोड़ा लेकर उनके पास जाता है। व्यापारी के आदमी तासी को काफ़ी मारते हैं। वे बोलते हैं कि हम ऐसे काम नहीं करते हैं। तेंजिंग भी उसके पीछे पीछे वहाँ पहुँच जाता है। तासी को घर लेकर आते हैं। इसके बाद प्रेमा और तेंजिन अपने बचे हुए अनाज को लेकर बाजार जाते हैं। तासी को काफ़ी चोट लगी थी, इसीलिए वह घर पर ही रुकता है। तब भी प्रेमा की दोस्त सुजाता अपनी मजदूरी का हिस्सा मांगने के लिए वहाँ पहुँच जाती है। तासी उसे देखकर अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाता और वह उसके साथ भी इंटीमेट हो जाता है। प्रेमा वापस आती है तो तासी उसे नज़रें नहीं मिला पाता। तासी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुका था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तभी उसका पुराना दोस्त सोमन उससे मिलने आता है। उसे बताता है कि हमारे गुरु लामा अब यहाँ पर नहीं रहे, उनका आखिरी समय था। उन्होंने तुम्हारे लिए एक पर्चा दिया है। पर्चे में लिखा होता है कि तासी मेरा समय आ चुका है, लेकिन मुझे नहीं पता कि मेरा काम ख़त्म हो चुका है या नहीं। इसीलिए फिर से मुझे इस संसार में आना होगा। हमारी मुलाकात फिर से होगी और मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा। हजारों इच्छाओं को संतुष्ट करना आसान है या एक पर विजय पाना। तासी को अपने गुरु की यह सवाल अंदर ही अंदर खाए जाने लगा और वह हर वक्त एक ही सोच में डूबा रहता है। एक दिन वह रात को अपने घर से निकल जाता है। अगले दिन गृहस्थ जीवन को त्याग कर वह आध्यात्म रास्ते को चुनना चाहता है, लेकिन रास्ते में उसे प्रेमा मिलती है। वह उसे पूछती है कि कोई इंसान अपनी बीवी और बच्चों को छोड़कर ऐसे कैसे जा सकता है। कल जो हमारा बच्चा बड़ा होगा
अपने पिता के बारे में पूछेगा तो मैं उससे क्या कहूँगी। ऐसी घटना सिर्फ मर्द ही कर सकते हैं, औरत कभी नहीं। जितना प्रेम तुमने मुझसे किया, अगर उससे ज़्यादा तुम अपने धर्म से करते तो तुम आज बुद्धा बन चुके होते। यह बोलकर प्रेमा निकल जाती है। ताशी वहाँ काफ़ी भावुक हो जाता है और वह जमीन पर लेटकर रोने लगता है। यहीं पर वही पत्थर दिखाई दिया कि जल की एक बूंद को सूखने से कैसे रोका जाए। इस बात का जवाब पत्थर के पीछे लिखा था कि उसे समुद्र में मिल जाने दो, कभी नहीं सूखेगी। ताशी को आसमान से उड़ता हुआ वही बाज दिखाई देता है। वह सोचता है कि काश यह बाज एक पत्थर मुझ पर भी फेंक दे ताकि मेरी सारी इच्छाओं का अंत हो जाए। काशी के दुख के साथ यह कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं।